नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज है 27 दिसंबर 2020, आज है संडे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है, जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए हैं मेल फीमेल कैंडिडेट की तरफ से। उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ और फाइनल मेरिट ज्वाइनिंग वगैरह के रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन किया गया था कि नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जो कैंडिडेट है, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो, उन कैंडिडेट को नक्सल बॉर्डर के होने की वजह से कुछ नंबर्स मिलते हैं क्या फाइनल मेरिट के वक्त, मतलब उनके कुछ नंबर एक्स्ट्रा बढ़ते हैं कि नहीं। मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। आपको नक्सल या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के होने की वजह से आपको कोई भी नंबर्स वगैरह नहीं मिलते। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको नक्सल या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से कोई भी नंबर्स वगैरह नहीं मिलते। दूसरा क्वेश्चन था कि SC ST OBC कैंडिडेट जो कि नक्सल से हो, बॉर्डर से हो या जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो, वो ओपन कैटेगरी में जा सकते हैं या नहीं, मतलब उनका सिलेक्शन ओपन कैटेगरी में हो सकता है कि नहीं, SC ST और OBC कैंडिडेट्स का, चाहे वो किसी भी इलाके से बिलोंग करते हो, चाहे नक्सल हो, बॉर्डर हो या जनरल डिस्ट्रिक्ट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। तो देखिए, अगर आप नक्सल से हो, बॉर्डर से हो या जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो और आप SC ST OBC कैंडिडेट हो, तो आप ओपन कैटेगरी में जा सकते हो। लेकिन वो आप खुद नहीं जा सकते, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको ट्रांसफ़र करता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पहली, आपने एज में, हाइट में, चेस्ट में, एज रिलेक्शन, चेस्ट रिलेक्शन या जो आपकी हाइट है उसका भी रिलेक्शन नहीं लिया होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर किसी में भी हाइट, चेस्ट, वेट में किसी में भी अगर आपने रिलेक्शन नहीं लिया है और आपके नंबर ओपन कैटेगरी से बहुत ज़्यादा है और आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है, तो आपको जनरल में शिफ्ट किया जाता है अगर आपका ओपन कैटेगरी से ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये कंडीशन है। अगर आप SC ST OBC हो और आपका जो नंबर है वो ओपन के मेरिट से बहुत ज़्यादा है और आपने अगर हाइट, चेस्ट, वेट किसी में भी अगर रिलेक्शन लिया है, तो आपको ओपन में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और इस टॉपिक पर मैंने कंप्लीट स्पेशल वीडियो बनाई है, चैनल पे जाके देख लेना, आपको पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ज्वाइनिंग लेटर किस एड्रेस पर आता है, ऑनलाइन आता है या ऑफलाइन आता है। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको एकदम जल्दी से जल्दी देना चाहता हूँ। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका परमानेंट एड्रेस पर ही आता है। आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो है 2 एड्रेस देते हैं, एक परमानेंट एड्रेस और एक है पोस्टल एड्रेस। तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस पर ही आएगा। ठीक है, और जब आपका परमानेंट एड्रेस में अगर कुछ गलती हो गई है आपके ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, तो आपको जो है आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसको बता के रखना है कि ऐसा लेटर आने वाला है। आप उनको अपना नंबर वगैरह दे के रखना। ठीक है, और अगर पिन कोड एरिया में कोई गलती हो गई है तो फिर भी लेटर आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपने तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका नाम वगैरह तो ठीक से भरा होगा। ठीक है, पिन कोड गलती हो गई हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने पूरा एड्रेस ही गलत कर दिया है तो इसमें आपकी गलती है। ठीक है, और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑफलाइन ही आएगा। ठीक है, ऑनलाइन अभी तक मैंने देखा भी नहीं है और शायद आएगा भी नहीं। तो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑफलाइन ही आता है। तीसरा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था और 70 पेज का फॉर्म भर दिया था, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुआ था, फिजिकल के वक्त भी मैच हुआ, जो रिटर्न हुआ था तभी भी मैच हुआ, लेकिन आपका अगर मेडिकल के टाइम मैच नहीं हुआ था और आपसे 70 पेज का फॉर्म भराया था, तो आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको कोई भी लेटर वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो यह क्वेश्चन ने तो अभी तो पूरा नाक में दम करके रखा है। हर किसी के ज़ुबान से सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर पर कमेंट्स हो या वीडियोस के नीचे, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट्स कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट कब आ रही। तो देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जनवरी में आएगी। किस डेट को आएगी, किस वीक में आएगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं आपको गलत जानकारी बिल्कुल नहीं देना चाहता। जनवरी में ही आएगी, कब आ जाएगी इसका कोई भी भरोसा नहीं है। 1 जनवरी को भी आ सकती है, 15 जनवरी को भी आ सकती है या 25 जनवरी को भी आ सकती है, उसका कोई फिक्स डेट नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत ही जल्द अपने कैलेंडर जो भी कुछ वो अपलोड करेगा, नोटिफिकेशन अपलोड करेगा और बता देगा कि इस डेट को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है, और ना भी करे। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा काम है अभी और उनके पूरे सर्वर डाउन हो रहे हैं, वेबसाइट ठीक से चल भी नहीं रही, आप लोग देख पा रहे हो। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जनवरी में आएगी। वो किस डेट को आती है, किस वीक में आती है, मुझे नहीं पता और मैं आपको गलत जानकारी भी नहीं देना चाहता। नेक्स्ट जो था हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट एंड फोर्स अलॉट की जो है PDF जो है नोटिफिकेशन अलग अलग दिन आएगी या एक साथ ही आएगी।
तो देखिए आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट भी और आपकी फोर्स अलॉट भी एक ही दिन आएगी, क्योंकि 2015 वाली भर्ती में 2 फरवरी 2017 को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट और जो फोर्स अलॉट की जो PDF थी, जहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम थे और उनको कौन सी पोस्ट मिली वो PDF, और उनका क्या कट ऑफ था, किस स्टेट का क्या कट ऑफ था वो PDF, वो सब दोनों एक ही साथ आए थे। उसका प्रूफ आप इस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, ये CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हो कि 2 तारीख को ही सब कुछ अपलोड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म अप्लाई किया था तब शादी नहीं हुई थी, अब शादी कर लिए, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो टेंशन, आप बिल्कुल फ्री रहो। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और आपने शादी कर ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और आपने शादी कर ली है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं का क्वेश्चन है कि अप्लाई किया था तब पिताजी का नाम था सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में, और अब जो है शादी हो गई तो हस्बैंड का नाम है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे जब पूछा जाएगा कि डबल नाम कैसे हुआ, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हो कि जब मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था तब मेरे पिताजी का नाम था मेरे डॉक्यूमेंट्स में, अब मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड का नाम है, आप वो आप ये सब बता सकते हो। अगर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें अगर आपका पिताजी का ही नाम है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इतना पता है कि लड़कियों की शादी हो जाने के बाद नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट था कि माता पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में दिक्कत है। माता पिता का कौन पूछ रहा है यार, कोई भी नहीं, सिर्फ दिखाना होता है उनके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी गलती हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उनके नाम में थोड़ा दिक्कत आती है नाम में, लेकिन एड्रेस में, पिन कोड में वगैरह और उनकी डेट ऑफ बर्थ में कोई टेंशन लेने की बात नहीं, फ्री रहो। सिर्फ और सिर्फ माता पिता के नाम और उनका जो मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपका जो माता का नाम है और आप जो ID वहाँ पे दोगे अपनी माता का, वो नाम सेम होना चाहिए, और आपके पिताजी का भी नाम और उनका सरनेम, उनके पिताजी का नाम और उनके पिताजी का नाम, वो सारा मैच होना चाहिए। बाकी एड्रेस वगैरह का टेंशन मत लो, अपने जो पेरेंट्स भाई बहन वगैरह का जो आप जो भी कुछ ID दे रहे हो उसमें कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, एकदम आसानी से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेडिकल के बाद मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया है, ट्रेनिंग टाइम में मेडिकल होता है, वहाँ पर दिक्कत आएगी क्या? तो देखिए आपका अगर 10 किलो, 5 किलो, 7 किलो कुछ भी वेट बढ़ गया है तो आप ट्रेनिंग में जाओगे और फिर दिक्कत आएगी, ऐसा पूछने से बेहतर है कि आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करो और अपना वेट लॉस करना शुरू कर दो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको ज्वाइनिंग के वक्त तो ट्रेनिंग करनी है और वहाँ पर कितना वेट आपको चढ़ाकर आपको दौड़ाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप अपना वेट कम कर लो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइनल मेरिट किसके कट ऑफ के आधार पर बनेगी, मेडिकल कट ऑफ के आधार पर बनेगी या एडिशनल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग बनेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दिया था, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि हर रोज़ नए सब्सक्राइबर आते हैं उनके कारण। तो देखिए आपकी जो फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ है वो आपकी मेडिकल जो DME कैंडिडेट थे, DME कैंडिडेट के कट ऑफ के आधार पर ही बनेगी जी। जो कैंडिडेट को रीमेडिकल मिला था और जो ऑलरेडी मेडिकल फिट थे उन्हीं कट ऑफ के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो 2000 कैंडिडेट, जो 1700 के आसपास जो एडिशनल कैंडिडेट पास हुए थे उनका जो कट ऑफ है थोड़ा कम है, इसके कारण ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडिशनल कैंडिडेट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग के बीच में छुट्टी मिलती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितनी छुट्टी मिलती है? तो देखिए ट्रेनिंग के बीच में जब आपका 26 वीक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको 15 दिन का छुट्टी मिलता है ट्रेनिंग के बीच में ही। तो आप 15 दिन घर आ सकते हो, अपनी फैमिली वगैरह से मिल सकते हो, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, जो बाकी बची आपकी ट्रेनिंग करनी होती है। नेक्स्ट, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको कम से कम 1 महीने की छुट्टी मिलती है 30 दिन का, तो उस 30 दिन में भी आप घर आ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आपकी बटालियन में पोस्ट दी जाती है और फिर आप अपनी जॉब पे लग जाते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वैकेंसी है वो बढ़ेगी कि नहीं? तो देखिए इसके रिगार्डिंग तो मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से CRPF वगैरह कोई भी जानकारी देते हैं तो मैं आपको 100% बताऊंगा। ठीक है, वैकेंसी इंक्रीज़ होती है या नहीं, अदरवाइज़ नहीं भी बढ़ सकती है, अगर बढ़ती है तो फाइनल में बढ़ भी जाएंगी। तो जो भी है 10,000 बढ़ती है, 5,000 बढ़ती है, जो भी बढ़ती है अच्छा होगा, जितनी भी बढ़ती है बढ़ने दो, अगर नहीं बढ़ती है तो उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।